Hello everyone, welcome back to my channel. Here in this video, I'm going to discuss chapter 23, that is saline, alkali and acid soil, and this is the part 2 of this video. If you have not watched the part 1, then the link is given in the video's description box. Please check it and watch it. तो जो पार्ट 2 है उसमें हमको स्टार्ट करना है सैलिन अल्कली सॉइल्स के बारे में। इससे जो पहले प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने सैलिन सॉइल्स के बारे में पढ़ा था, सैलिन सॉइल्स कैसी होती हैं, उनको कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कली सॉइल्स के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैलिन अल्कली सॉइल्स के बारे में। तो ये जो सॉइल होती हैं सैलिन अल्कली सॉइल्स, इनमें क्या होता है कि दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सैलिन सॉइल के बारे में, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था एल्कली सॉइल्स के बारे में, एल्कलीन सॉइल्स जो होती हैं एल्कलाई, और एक होती है सैलिन अल्कली। ठीक है, तो ये जो थर्ड वन है सैलिन अल्कली सॉइल्स, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सॉइल्स हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सैलिन एज वेल एज अल्कली सॉइल्स। इसमें सैलिन और अल्कली दोनों के करेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, हमने जो तीन टाइप्स पढ़ते, सबसे पहला पढ़ता है सैलिन। सैलिन सॉइल्स को हम ब्लैक एल्कली सॉइल्स भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस, बिकॉज का सैलिन सॉइल्स को हम वाइट एल्कली बोलते हैं बिकॉज का कलर वाइट दिखता है। ठीक है, इसमें जो EC की वैल्यू होती है वो 4 से ज़्यादा होती है, और ESP 15 से कम होता है, pH 8.5 से कम होता है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ी थी सोडिक सॉइल्स, जिसको हम एल्कली सॉइल्स भी बोलते हैं। एल्कली सॉइल्स, सोडिक सॉइल या फिर ब्लैक एल्कली सॉइल्स कहते हैं। इनमें जस्ट रिवर्स हो जाता है, जैसे सैलिन का अगर EC ज़्यादा है 4 से, तो यहाँ पे 4 से कम हो जाएगा, और बाकी ESP यहाँ पे 15 से कम था तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा, और pH 8.5 से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं आज, सैलिन अल्कली सॉइल्स के बारे में। तो जो सैलिन अल्कली सॉइल्स होती हैं, सैलिन अल्कली सॉइल्स में क्या होता है कि इन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को हमको कैसे याद रखना है, सबसे पहले याद रखना EC। तो जो EC है वो एग्जैक्ट वैसे ही होगा जहाँ पे जैसे सैलिन सॉइल का है, यानी 4 से ज़्यादा। ठीक है, फिर ESP की बात करते हैं तो ESP एल्कली सॉइल्स का होता है। जैसे एल्कली सॉइल्स का ESP 15 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ESP 15 से ज़्यादा होगा। उसके बाद pH को अगर लेना है तो pH हमको फिर से सैलिन सॉइल का लेना पड़ेगा। तो सैलिन सॉइल का pH 8.5 से कम होता है, तो यहाँ पे भी pH 8.5 से कम हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस टेबल, ये पूरा टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी नोटबुक में भी ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले सैलिन सॉइल्स, फिर अल्कली सॉइल्स यानी जिसको सोडिक सॉइल्स बोलते हैं, और तीसरा कॉलम होगा सैलिन अल्कली सॉइल्स का, जिसमें दोनों के करेक्टर्स होंगे। और ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि किसमें कितना ज़्यादा है किसमें कम है। और सैलिन अल्कली का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का EC ले लेंगे, फिर दूसरे से ESP ले लेंगे, फिर लास्ट वाले का pH भी ले लेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर देंगे, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो सैलिन अल्कली सॉइल्स के आ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलिन अल्कली सॉइल्स है उसका जो भी हमने बनाया था वही टेबल यहाँ पे बनेगा। ESP जो EC है इसका 4 से ज़्यादा रहेगा, ESP 15 से ज़्यादा, और pH 8.5 से कम रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस टाइप की सॉइल्स फॉर्म होती है। एक बात और, यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं सैलिन अल्कली सॉइल्स के बारे में, इनका एक नाम और होता है। जैसे अभी तक हमने प्रीवियस में जितनी भी सॉइल्स पढ़ी उनका एक नाम और होता था। जैसे सैलिन सॉइल्स को हम वाइट एल्कली सॉइल्स बोलते हैं, सोडिक को हम ब्लैक एल्कली बोलते हैं। उसी तरह जो सैलिन अल्कली सॉइल्स होती है उनका एक नाम होता है, दैट इज़ ऊसर सॉइल। इनको हम ऊसर सॉइल्स भी कहते हैं। अब ये ऊसर सॉइल्स जो होती हैं कैसे फॉर्म होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एरिडिटी। अगर सूखा रहता है, एरिड रीजन है, तो ऊसर सॉइल्स जो है फॉर्मेशन हो जाती है। पुअर एक्सटर्नल इंटरनल ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से होता है। इफ़ वी इरीगेट द क्रॉप्स बाय सॉल्टिश वाटर, ये तो मेजर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम सॉल्टिश वाटर के थ्रू वाटर इरीगेशन कर रहे हैं, देन परमानेंट वाटर कोर्स रेज इन वाटर टेबल बाय एक्सेस इरीगेशन। जब हम ज़्यादा इरीगेशन कर देते हैं तो वाटर टेबल जो होता है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें सॉल्ट एंटर हो सकते हैं और वो सैलिनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
आफ्टर द इराटिक यूज़ ऑफ इरिगेशन वाटर, इराटिक यूज़ का मतलब है कि जब हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा था तो हमने बहुत ज़्यादा इरिगेशन करके फ्लडिंग कर दी, लेकिन आफ्टर दैट समटाइम्स हमारे पास बिल्कुल वाटर नहीं था, जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन भी आ जाती है। तो ये होता है इराटिक यूज़ ऑफ इरिगेशन वाटर। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह की फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं ऊसर सॉइल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सॉइल्स होती हैं, ऊसर सॉइल्स होती हैं या जो सैलिन अल्कली सॉइल्स भी हम जिनको कहते हैं, इनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ज़्यादा बैड होती है। जैसे हमने पढ़ा था सैलिन सॉइल्स फिर अल्कली सॉइल्स, लेकिन ये हैं सैलिन अल्कलीन सॉइल्स, यानी दोनों की कॉम्बिनेशन है इसमें, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है। अब बात करेंगे क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं। इन सॉइल के जो दुष्प्रभाव होते हैं, डिट्रीमेंटल इफेक्ट जिसको बोलेंगे, वो क्या होते हैं। सैलिनिटी की वजह से, एल्कलिनिटी की वजह से क्या क्या डिट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब ये सैलिनिटी क्या होती है, एल्कलिनिटी क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। सैलिनिटी का मतलब याद रखो, सैलिनिटी जो क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम। जबकि जो एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कार्बोनेट्स की वजह से, कार्बोनेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की वजह से। तो रिमेंबर द सैलिनिटी इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट्स एंड एल्कलिनिटी इज ड्यू टू कार्बोनेट आयंस। अब इनके क्या क्या डिट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन है सॉइल स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है, ठीक है। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगी और कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्टनेस के कारण क्या होगी, सॉइल में वाटर की परमिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के कारण उसमें जो वाटर है ईजिली पेनिट्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर उसमें परमिबिलिटी कम हो जाएगी। वाटर परमिबिलिटी कम होने का कारण है उसमें एरिएशन भी कम होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट सॉइल है, कॉम्पैक्ट है तो वाटर के लिए स्पेस नहीं है, एयर के लिए स्पेस नहीं है। माइक्रोबियल एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज माइक्रोब्स ऑल्सो वांट सम वाटर एंड एयर, मीन्स ऑक्सीजन गैस फॉर देयर सर्वाइवल। तो जब पानी नहीं है, एयर नहीं है, तो माइक्रोब्स एक्टिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम हो जाएगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल रहेंगे, जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। दीज न्यूट्रिएंट्स बिकम अनअवेलेबल एंड डेफिशिएंट। न्यूट्रिशन जो है उसका जो पीएच है वो डिसबैलेंस होने लगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। और पीएच कैसा होगा, पीएच जनरली 8.5 से ज़्यादा हो जाएगा। 8.5 से ज़्यादा का जो पीएच है दैट इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी प्रॉब्लम। वाटर एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस हो सकता है। देन इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये हिंडर कर सकता है। अगर किसी सॉइल में सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन बैडली अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ। और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वी ऑल नो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगी। और सॉइल टॉक्सिसिटी, ठीक है। सॉइल टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जो एल्कली सॉइल्स होती हैं स्पेशली उसमें कार्बोनेट बनते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एल्कली सॉइल्स में क्या बनते हैं, कार्बोनेट बनते हैं। और सैलिन सॉइल्स में क्या बन रहा था, सैलिन सॉइल्स में क्लोराइड या फिर सल्फेट्स बनते हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट बनते हैं। और एल्कलिनिटी में कार्बोनेट के सॉल्ट्स बनते हैं। तो जो सॉल्ट की टॉक्सिसिटी हो जाती है उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें एल्कली सॉइल्स की जिसमें कार्बोनेट्स बनते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। वैसे तो सोडियम के अलावा और भी कार्बोनेट बनते हैं बट मेजर वो जो होता है कार्बोनेट ऑफ सोडियम। इसके अलावा कभी कभार कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, बट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और टॉक्सिक माना जाता है वो सोडियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये कुछ दुष्प्रभाव होते हैं एल्कलीन और सैलिनिटी की वजह से हमारी सॉइल में। अब एक बार हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सैलिन और अल्कली सॉइल्स के बारे में पढ़ा था उसका हमें यहाँ पे एक डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। एक टेबल के थ्रू हमें ये डिस्क्रिप्शन याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन आते हैं इफ़ यू आर अ बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि सैलिन अल्कलीन सॉइल्स में क्या फ़र्क है, तो यू हैव टू मेक दिस कम्प्लीट टेबल दैन यू गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता रही कि सैलिन सॉइल्स जो होती हैं इनको ब्लैक सॉइल्स भी इनको वाइट अल्कली सॉइल्स भी कहा जाता है क्योंकि वाइट कलर की होती है, जबकि अल्कली सॉइल्स को ब्लैक कहा जाता है। ये काले रंग की होती हैं, ये ब्लैक होते हैं और ये जो होती हैं वाइट होती हैं। पहला डिफरेंट हो गया यहाँ पे कलर के बेसिस में।
अब एक्चुअल में क्या अंतर होता है, तो सैलिन सॉइल्स में क्या पाया जाता है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सैलिन सॉइल्स में क्लोराइड और सल्फेट पाया जाता है, किसका, सोडियम के साथ। लेकिन कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि क्लोराइड और सल्फेट्स के साथ हाइड्रोकार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। बट आपको ज़्यादातर यही याद रखना है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स, ठीक है। जबकि एल्कलीन सॉइल्स की मैंने आपको बताया था, एल्कलीन में पाया जाता है कार्बोनेट, किसका कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस में कार्बोनेट्स जो होते हैं वो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के भी पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में, लेकिन मेजर जो होता है सोडियम का ही होता है। दोनों कंडीशन में सोडियम का ही मेजर है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, सॉल्युबल सॉल्ट्स का अमाउंट कितना है। तो जो सैलिन सॉइल्स होती हैं, वाइट एल्कली सॉइल्स होती हैं, उनमें जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन होता है, स्पेशली जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होती हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, 0.1% से ज़्यादा या फिर इक्वल टू 0.1%। लेकिन यहाँ पे 0.1% से कम पाए जाते हैं एल्कली में। और भी डिफरेंस हैं, ये सैलिन है एंड दिस वन इज एल्कली। इसके बाद जो मेजर डिफरेंस है कि इनका ESP कितना है, pH कितना है और EC वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या याद करा था, EC से याद करना शुरू करा था, EC देन ESP आफ्टर दैट pH, ठीक है। तो जो सैलिन सॉइल्स होती है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही टेबल बता दी थी, सैलिन का जो EC होता है वो हमेशा 4 से ज़्यादा रहेगा, और जबकि ESP 15 से कम और pH भी 8.5 से कम। और उसकी जस्ट वैल्यू को हम, इनके जो साइन होते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के, उनको जस्ट रिवर्स कर दो एल्कली में, यानी एल्कली का जो EC है वो 4 से कम हो जाएगा, ESP 15 से ज़्यादा और pH 8.5 से ज़्यादा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी डिफरेंस के लिए। आफ्टर दैट और क्या डिफरेंस है, एक तो उनमें कलर का डिफरेंस है, मैंने आपको पहले बताया कि जो सैलिन सॉइल्स होती हैं उनको वाइट एल्कली सॉइल्स बोलते हैं क्योंकि इनका रंग वाइट होता है, दे आर नोन एज वाइट एल्कली सॉइल्स। जबकि एल्कली सॉइल्स दे आर रिफर्ड एज ब्लैक एल्कली सॉइल बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर। जो सैलिन सॉइल्स होती हैं उनमें फ्लोकुलेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सॉइल्स होते हैं फ्लॉक्स फॉर्मेशन करते हैं। फ्लॉक्स का मतलब होता है एक तरह का गुच्छा जैसा बनाना, यानी इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट फॉर्म करना, गुच्छा एग्रीगेट टाइप का बन जाना। लेकिन इन सॉइल्स में देखा गया है कि जो एरिएशन परमेबिलिटी वो स्टिल नॉर्मल रहता है, तो उसको मैनेज करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, दे आर ईजी टू मैनेज बिकॉज उनकी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल रहती हैं। लेकिन अगर बात करें हम एल्कली सॉइल्स की, ये हमारी एल्कली सॉइल्स हैं, एल्कली सॉइल्स जो होती हैं डिस्पर्स्ड रहती हैं और कॉम्पैक्टनेस शो करती हैं। कॉम्पैक्टनेस के कारण यहाँ पे वाटर परमेबिलिटी कम हो जाती है, एरेशन कम हो जाता है, तो इन सॉइल्स को मैनेज करना समवॉट डिफ़िकल्ट, कुछ डिफ़िकल्ट होता है इनको मैनेज करना। इनको मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इज ऑलवेज फाउंड इन सॉइल। इनमें अच्छी बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस पाया जाता है, तभी इनको मैनेज करना थोड़ा सा इजी रहता है, मैंने आपको बताया। लेकिन जो एल्कली सॉइल्स होती है इनमें ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है, ह्यूमस कंटेंट कम रहता है और इवन एब्सेंट भी रहता है, तो अभी इनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट रहता है। ब्लैक सॉइल्स और सैलिन सॉइल्स दे कैन बी रिक्लेम बाय मैकेनिकल मेथड टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे हम मैकेनिकल मेथड से इनको रिक्लेम कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कैसे रिक्लेम करना है, 2 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे कि जो सैलिन सॉइल्स होती हैं इनको रिक्लेम करने के लिए हम या तो लीचिंग कर सकते हैं, और दूसरा हम कर सकते हैं ड्रेनेज, ठीक है। लीचिंग में हमने पढ़ा था इंटरमिटेंट पॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, और गुड वाटर से हम गुड क्वालिटी वाटर से ड्रेनेज जो होता है, तो ये सब मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं सैलिन सॉइल्स के लिए। लेकिन जो अल्कली सॉइल्स होती हैं जिनको सोडिक सॉइल्स जिसमें हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम कुछ अमेंडमेंट्स का यूज़ करते हैं। अमेंडमेंट्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स में हमने पढ़ा था जिप्सम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा FeH2 यानी आयरन पायराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जो सैलिन सॉइल्स होती हैं थोड़ी को बहुत हमने जैसे पढ़ा कि इनमें ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये कंडीशन थोड़ी नॉर्मल है, तो यहाँ पे हमें कुछ वेजिटेशन जो है वो ग्रो होती हुई दिखाई देती है। अगर हम बारिश पड़ती है रेनी सीजन में, कुछ वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें हम सोडिक सॉइल्स या एल्कली सॉइल्स की, यहाँ पे कोई वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन तो ग्रो ही नहीं होती एक्सेप्ट सम ग्रासेस। कुछ घास ग्रो हो जाती है लेकिन कोई नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो नहीं हो रही। ग्रो भी कहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं,
ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ह्यूमस नहीं है, फिजिकल कंडीशन भी उसकी प्रॉपर अच्छी नहीं है, सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ हम पढ़ रहे थे सैलिन अल्कली सॉइल्स के बारे में। ठीक है, सैलिन अल्कली सॉइल्स का एक नाम और होता है ऊसर सॉइल। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता देता है, यहाँ पे वो नाम यूज़ भी हो रहा है, तो ऊसर सॉइल। तो ऊसर सॉइल्स क्या हैं? दे आर नथिंग बट दे आर सैलिन अल्कली सॉइल्स। ठीक है, सैलिन अल्कली सॉइल्स को ही हम ऊसर सॉइल्स बोलते हैं। अब इनको ठीक कैसे करें, इनका रिक्लेमेशन कैसे करें? तो सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो सॉइल है इनका अकरेंस कहाँ पर है? जो इंडो गैंगेटिक वाला एरिया है, जैसे इंडो गैंगेटिक मैंने आपको इंडिया के मैप से बताया था कि जो यूपी, पंजाब, हरियाणा की जो बेल्ट जा रही है, दैट इज रिफर्ड एज इंडो गैंगेटिक एरिया। अब इनको मैनेज कैसे करना है? तो उसको मैनेज करने के लिए हमको 4 स्टेप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल मेथड। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मैकेनिकल, पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। आफ्टर दैट सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। हम सॉइल को और क्रॉप को कुछ इस तरह से मैनेज करें कि ये सॉइल जो है वो रिक्लेम हो जाए। सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट में का मतलब है कि ऊसर सॉइल्स हमको पता है इसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसे क्रॉप ग्रो करने चाहिए जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, लाइक दिस वे। ठीक है, तो उसको हमने बोला सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट हमको मेथड पढ़ना है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो है लास्ट है, ये हमको पढ़ना है। तो 4 मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, सॉइल क्रॉप मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल मेथड। स्टार्टिंग विथ मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्क्रैपिंग द सॉल्ट। सिंपल है, सॉल्ट्स को स्क्रैप करना। स्क्रैप करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? फ्लडिंग कर सकते हैं और लीचिंग कर सकते हैं सॉल्ट्स की। उसके बाद जो एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट रह जाते हैं उनकी भी फर्दर हम लीचिंग कर सकते हैं। लीचिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वाटर टेबल रहता है सॉइल में वो 3 मीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। यानी जो सॉइल का सरफेस है उसके 3 मीटर नीचे गहराई में जाके वाटर टेबल इतना गहरा होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे हार्ड पैन्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कोई हार्ड पैन्स वहाँ पे हार्ड पैन वहाँ पे नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर वहाँ पे हार्ड पैन होंगे तो लीचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी अगर कुछ लीचिंग के बाद भी कुछ बच जाता है तो वहाँ पे हम वॉशिंग कर सकते हैं, फ्लशिंग एंड वॉशिंग कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ताकि जो एक्सेस बचा हुआ सॉल्ट रह जाता है वो भी ड्रेन आउट हो जाए, लीच आउट हो जाए। तो ये तरीके होते हैं ऊसर सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए। स्क्रैपिंग, फ्लडिंग, लीचिंग और भी होते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक होता है ट्रेंच बना देना। ठीक है, डिगिंग और ट्रेंचिंग मेथड होता है। इसमें हम एक सिंपल एक ट्रेंच डिग कर देते हैं और इसमें जो भी सॉल्ट्स का कंसनट्रेशन होता है सॉइल में वो सब यहाँ पे आ जाती हैं। ड्रेनेज कर सकते हैं। ड्रेनेज के लिए भी अगेन हम यहाँ पे गड्ढा जैसे बनाते हैं, 1 से 2 फीट का गड्ढा बनाते हैं, ट्रेंच बनाते हैं। उस ट्रेंच में वाटर अप्लाई कर देंगे और उस वाटर में क्या होगा, सीपेज के थ्रू जो वाटर है वो वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा और सीपेज वाले वाटर में क्या होगा, जितना भी सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। सीपेज क्या होता है, यू ऑल नो, जो हमारे फील्ड में हम चैनल बनाते हैं, इरिगेशन चैनल। जैसे सपोज ये हमारा फील्ड है, उस फील्ड में हमने इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाए हैं इस तरह से। तो इन चैनल्स में क्या है, पानी जो आता है मूव करके, हॉरिजॉन्टली मूव करके जो आता है, दैट इज रिफर्ड एज सीपेज। तो सीपेज में जो वाटर आएगा उसमें सारा का सारा सॉल्ट होगा, उसको हम इजीली ड्रेन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड कहलाता है ड्रेनेज। तो ये सारे मेथड मैकेनिकल मेथड में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल मेथड्स में हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो है हमारा जिप्सम, सल्फर एंड आयरन पायराइट। ठीक है, जिप्सम होता है, सल्फर होता है और होता है आयरन पायराइट। ये क्या करते हैं, ये सॉइल में जब हम अप्लाई करते हैं तो इनमें ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से सॉइल का जो नेचर है वो थोड़ा माइल्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पहले नंबर की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, सबको पता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4H2O, ये होता है हमारा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम ऐड कितना करना है, 12 to 15 टन्स पर हेक्टेयर। 12 to 15 टन्स पर हेक्टेयर जिप्सम हम जनरली ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि हमारी ऊसर सॉइल्स जो हैं ठीक हो जाएं। एक्चुअली जो ऊसर सॉइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऊसर सॉइल्स यानी सैलिन अल्कली सॉइल्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, Na2CO3
कार्बोनेट है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट ही प्रॉब्लम कर रहा है। जितना ज़्यादा सॉइल में सोडियम कार्बोनेट होगा उतनी ज़्यादा ऊसर सॉइल प्रॉब्लमेटिक बनती जाएगी। तो हम यहाँ पे जिप्सम ऐड करने से क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये सल्फर के संग रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिप्सम की रिएक्शन है। रिमेंबर दिस 12 to 15 टर्न्स पर हेक्टेयर जिप्सम ऐड करना होता है। उसके बाद हम क्या ऐड कर सकते हैं, सल्फर का ऑप्शन हमारे पास है। सल्फर में हमें कितना ऐड करना है, 2.5 to 4 टर्न्स पर हेक्टेयर, इतना सल्फर हमको ऐड करना है। सल्फर क्या रिएक्शन करते हैं, सल्फर की जो रिएक्शन होती है दैट इज रिफर्ड एज सल्फोनिफिकेशन। सल्फोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन और वाटर के संग रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। अब ये क्या है, ये तो एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है सल्फ्यूरिक एसिड। अब लेकिन बाद में क्या होगा कि जो हमारी ऊसर सॉइल होती है Na2CO3 हमारी क्या है, ऊसर सॉइल है, एल्कली सॉइल है, ये H2SO4 इसके संग रिएक्ट करके अगेन Na2SO4 बनाएगा। जो हमारा ऊपर बन रहा था Na2SO4 ये यहाँ पे भी बन जाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हमारी जो सॉइल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिप्सम ऐड कर सकते हैं, सल्फर ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आयरन पायराइट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, जिप्सम, सल्फर, आयरन पायराइट, ये तीन केमिकल्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं इंडिया में। आयरन पायराइट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो आयरन पायराइट है अगेन वो भी ऑक्सीजन और वाटर के संग रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। ठीक है, अब ये H2SO4 क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, एक तरह की हमारी एल्कली सॉइल है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने ऊपर देखा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ये ऊसर सॉइल है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी ऊसर सॉइल है। अब ये भी यहाँ पे H2SO4 के संग रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट डेवलप करेगा। तो इस तरह से ऊसर सॉइल की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आता है लाइम सल्फर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइम सल्फर ऐड कर सकते हैं। लाइम सल्फर में भी सेम रिएक्शन होती है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन पायराइट। अब हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे इतनी रिएक्शन थी वहाँ पे H2SO4 ही कमाल दिखा रहा था, तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट अगर यूज़ करें तो डायरेक्ट ये जो हमारी ऊसर सॉइल है Na2CO3 वो ये बना देगा, ये क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फेट का बात करें तो आयरन सल्फेट भी क्या करेगा, H2SO4 बनाएगा और फर्दर H2SO4 भी क्या करेगा, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी H2SO4 के साथ। ठीक है, तो मेन अगर आपको केमिकल्स में याद रखना है तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, जिप्सम इज इम्पॉर्टेंट, आफ्टर दैट सल्फर एंड आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को हम बोलते हैं FeS2। ठीक है, तो ये तीन केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा लाइम सल्फर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन पायराइट, आयरन सल्फेट भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो एक लास्ट मेथड है वो है मोलासेस। मोलासेस यू ऑल नो, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुड़, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं, जो शुगर केन से बनता है मोलासेस गुड़, उसका भी यूज़ करा जाता है। ये करता क्या है एक्चुअल में, वी ऑल नो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोब्स का काम होता है डिकम्पोजिशन करना। तो मोलासेस क्या करते हैं, माइक्रोब्स को एनर्जी देते हैं, कि माइक्रोब्स को ताकत देते हैं कि माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन कर सके। अब माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन करके कर क्या लेंगे, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करने के बाद वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और हमको पता है जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ऊसर सॉइल होती है या फिर एल्कली सॉइल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, एल्कलीन होता है, यानी बेसिक नेचर होता है, बेसिक pH होता है इनका। और अगर ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यू ऑल नो, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन करते रहेंगे उनसे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा और वो ऑर्गेनिक एसिड सॉइल में ऐड होगा तो सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड्स थे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, देखो यहाँ पे लिखा है कि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिप्सम, सल्फर एंड आयरन पायराइट।
अब आता है हमारा थर्ड मेथड में आते हैं। थर्ड मेथड जो है वो है हमारा सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे हमको सॉइल को और क्रॉप को इस तरह से मैनेज करना है कि जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सॉइल को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज करने से क्या होगा, जो भी रूट जोन में, क्रॉप की रूट जोन में, जड़ों में जो भी सॉल्ट है वो वहाँ से हट जाएगा ड्रेनेज करने से। प्रॉपर इरिगेशन वाटर का अप्लाई करें, ठीक है। इरिगेशन जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, टाइमली इरिगेशन करें। अगर सीडलिंग स्टेज है तो सीडलिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा इरिगेशन ना करें, सेलिन वाटर से स्पेशली, ठीक है। सॉल्ट फ्री इरिगेशन वाटर को हम यूज़ करें, यानी जो वाटर क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का वाटर ही हम यूज़ करेंगे इरिगेशन के लिए। रिटार्ड द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ठीक है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई? मेन रीज़न जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करने का वो ये होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का जो नेचर होता है दैट इज़ एसिडिक, ठीक है। एसिडिक नेचर होता है। अभी हमने पढ़ा जो मोलासिस होता है, मोलासिस क्या करता है, माइक्रोब्स को एनर्जी देता है कि वो डिकम्पोजिशन कर सकें, और डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या करेगा, एल्कली सॉइल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सेम यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनमें एसिड बनता है, और वो एसिड भी क्या करेगा, सॉइल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं हमारे पास, FYM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ये सब होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, सॉइल की परमेबिलिटी, एरेशन, इसको भी इम्प्रूव करेंगे। सॉइल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं जो कि एल्कलिनिटी टॉलरेंट या फिर सॉल्ट टॉलरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन है सॉल्ट टॉलरेंट का, 3 ऑप्शन है हमारे पास, हाईली सॉल्ट टॉलरेंट, मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट एंड लो सॉल्ट टॉलरेंट। इनके कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद ही होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का पूछा जाता है, राइस जो है हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में आता है। गेहूँ, वीट जो है वो मीडियम में आता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, तो लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में हमारे पास एग्जांपल हैं पल्सेस और बीन्स, सेम, रेडिश। जितनी भी हमारी दालें होती हैं, बीन्स होती हैं, वो सब लो होती हैं सॉल्ट टॉलरेंट में। हाई में राइस हो गया, इसके अलावा शुगर की नोट है, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। मीडियम में गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, दैट इज़ एल्कली टॉलरेंट। तो अभी हमने देखा सॉल्ट टॉलरेंट की बात करें, सॉल्ट में हमने हाई सॉल्ट टॉलरेंट, मीडियम और लो टॉलरेंट देखा। एल्कलिनिटी टॉलरेंट में कौन आता है, तो एल्कली टॉलरेंट में हमारे पास पैडी, कॉटन, मस्टर्ड, बार्ले। इसके अलावा वेजिटेबल्स में हम बीट, टमाटो, अनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल। फ्रूट्स में डेट्स, पेय, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, सिट्रस एंड बरसीम, ठीक है। बरसीम तो फॉटर में आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनमें एल्कली टॉलरेंट जो होता है मैकेनिज्म वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉप्स की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की जो स्पेशली सेलिन और एल्कली टॉलरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल पैडी की बात करें, धान में जया, पद्मा, IR8, पूसा 221, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। यू मार्क द वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, ये वो वैरायटीज़ हैं जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, एल्कली को टॉलरेट कर सकते हैं। गेहूं में 2 वैरायटी बहुत फेमस हैं, सोनालिका, कल्याण सोना। मस्टर्ड में कानपुर तोरई, बार्ले की RS6, NP13 है। मटर में P में T163 है। ज्वार और बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार माने क्या होता है, दैट इज़ सोरगम, ठीक है। तो सोरगम की जो सबसे पहली वैरायटी थी हाइब्रिड होती CSH1, ये तो इम्पोर्टेंट है वैसे भी, ठीक है। CSH1 जो कि किस साल रिलीज़ हुई थी, 1965 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है, CSH1। उसके बाद जो बाजरा होता है, बाजरा क्या होता है, बाजरा इज़ पर्मिलेट। बाजरा को हम बोलते हैं पर्मलेट। पर्मलेट की 2 वैरायटी हैं, सेन 1 एंड सेन 3। ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की। अब नेक्स्ट ये जो टेबल है यहाँ पे इस पेज में 2 टेबल दिए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंस। सॉइल की जो सैलिनिटी है उसको टॉलरेंट करना। सैलिनिटी किसकी वजह से आती है, ये आती है क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, सैलिन सेंसिटिव क्रॉप्स, सैलिन सेंसिटिव क्रॉप, लेस सेंसिटिव क्रॉप्स एंड हाई सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप। इनमें ईसी की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सैलिन सेंसिटिव क्रॉप्स जो सेंसिटिव होते हैं उनका ईसी कम होगा, 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर से कम है।
लेस सैलिनिटी वाले में 4 to 10 हो जाएगा और हाई में 10 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स भी हमको इनके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं। जैसे सेलिन सेंसिटिव क्रॉप्स की अगर हम बात करें जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम है, तो उसमें हम ग्रो कर सकते हैं बीन, रेडिश, कैरेट, पियर, एप्पल, ऑरेंज, आलमंड एंड सिट्रस। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। लेस सैलिनिटी टॉलरेंट जो होते हैं, जिनका सैलिनिटी मीडियम होता है 4 to 10 होता है, उनमें हमारे पास ऑप्शन हैं वीट, ओट, राइस, मेज। ठीक है, देयर सो मेनी एग्जांपल्स। वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ठीक है, फ्रूट्स में हमारे पास ग्रेप, मैंगो, अनार, ये सब एग्जांपल्स आते हैं इसमें। हाई सैलिनिटी टॉलरेंट, जिनका सैलिनिटी टॉलरेंट में ईजी 10 से ज़्यादा होता है, उसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक वी हैव ऑप्शन ऑफ बार्ली, सरसों, कॉटन, बीट, पालक एंड डेट पाम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक टेबल और आती है नीचे, और उस टेबल में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सॉइल एल्कलिनिटी टॉलरेंट। पहले हमने पढ़ा सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंट के बारे में, उसमें 3 कंडीशंस पढ़ी कि सैलिन सेंसिटिव है, लेस सैलिनिटी है या हाई सैलिनिटी टॉलरेंट है। उसी तरह जो सॉइल एल्कलिनिटी टॉलरेंट होता है उसमें भी 3 लेवल्स बनते हैं, सेंसिटिव क्रॉप्स का, लो टॉलरेंट और हाईली टॉलरेंट का। यहाँ पे हम ESP को नोटिस करेंगे, ESP कितनी है। तो सेंसिटिव का ESP 15 से कम रहेगा, लो का 15 से 40, ठीक है 15-40, और यहाँ पे 40 से ज़्यादा रहेगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स क्या हैं। जो सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं उनके लिए हम ग्रो कर सकते हैं बीन, मेज़, कैरेट, ऑरेंज एंड पीच। यहाँ के जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वही एग्जांपल्स हैं जो हमने ऊपर देखे थे। जैसे सैलिनिटी टॉलरेंट में हम जो सेंसिटिव वाली एरिया था, सेंसिटिव में हम बीन्स, कैरेट ये सब ग्रो करती हैं। यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शन है बीन्स, कैरेट का। फिर लो टॉलरेंट में हम क्या कर सकते हैं, लो टॉलरेंट में हमारे पास आता है कैरेट, सलाद, ओट, अनियन, रेडिश, राई, ज्वार, पालक, वीट एंड पी। जबकि जो टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं, टॉलरेंट क्रॉप्स में वी हैव ऑप्शन ऑफ ओट, बीट, कॉटन, रोड्स एंड ग्रास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके एग्जांपल्स आप कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। तो ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं ये हम किस में पढ़ रहे हैं, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट में एक ऑप्शन और आता है हमारा फॉरेस्ट्री कर सकते हैं हम, ये अदर मेजर्स में आते हैं फॉरेस्ट्री कर देना, या फिर सॉइल शुड बी रिमूव आफ्टर डिगिंग एंड स्मॉल प्लॉट्स आर रिफिल्ड इट विद पॉन्ड सॉइल एंड डंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे एरिया में जहाँ पे सॉइल में सैलिनिटी या एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ एरिया को जहाँ से सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे हम डिगिंग कर सकते हैं, एक गड्ढा बना के उस सॉइल को रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह हम रिफिल कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की जो पॉन्ड सॉइल या डंग होता है उसको। देन ग्रो जंगल ऑफ अकेशिया। अकेशिया जो प्लांट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, इट विल हेल्प इन रिक्लेम इट। जो ऊसर सॉइल्स होती हैं, एल्कली सैलिन सॉइल्स होती हैं, उनको रिक्लेम करने में हेल्प करता है। इसको अगर हम 15-20 साल ग्रो करेंगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो हार्ड पैन को ब्रेक करने में हेल्पफुल होती हैं, जिसके एक बार हार्ड पैन ब्रेक हो जाता है तो लीचिंग प्रॉपर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सॉइल का कंसनट्रेशन है वो सॉइल में से चला जाएगा। तो अकेशिया का फॉरेस्ट प्लांटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आफ्टर दैट वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। तो ये तो हम सब जगह पढ़ते जा रहे हैं, फ्लडिंग ड्रेनेज करो अच्छी क्वालिटी की वाटर से। और इसके अलावा एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स भी हमको यूज़ करना है। हम सबको पता है एसिड का क्या रोल है, अभी तक हम पीछे भी हमने पढ़ा था मोलासिस क्या करते हैं, एसिड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती हैं वो भी एसिड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके अलावा हम एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है, ये क्या है NH4 ये किसका एग्जांपल है, या आई मीन इसका नेम क्या है, ये तो केमिकल फॉर्मूले का नेम है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये NH4 दैट इज़ अमोनिया, तो इसको बोलते हैं अमोनियम, एंड SO4 इज सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट में आपको एक बात और याद रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन और कितना सल्फ़र है। तो अमोनियम सल्फेट में जो सल्फ़र होता है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ 24% होता है, 24% सल्फ़र होता है, और जो नाइट्रोजन होता है इट इज़ अराउंड 20.6%। ये आप याद कर लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सल्फ़र 24%, नाइट्रोजन 20.6% होता है अमोनियम सल्फेट में। ये एसिड फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा जिंक सल्फेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है जितने भी
एल्कली सॉइल्स होती हैं उनका पीएच कैसा होता है, हाई होता है उनका पीएच, ठीक है। एल्कली या सैलिन सॉइल्स का पीएच हाई होता है और हाई पीएच में जो जिंक होता है वो डेफिशिएंट देखा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई पीएच में जो जिंक है वो डेफिशिएंट हो जाता है। तो उसकी डिफिशियंसी को कंपनसेट करने के लिए हम 40 to 50 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है आपको वाटर लॉग कंडीशन का। जो वाटर लॉग कंडीशन होती है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर पीएच ज़्यादा होता है तो जिंक डेफिशिएंट हो जाता है, वैसे ही अगर वाटर लॉग कंडीशन होती है तो कौन से 2 एलिमेंट डेफिशिएंट होते हैं सॉइल में। तो वाटर लॉग कंडीशन में आपको याद रखना है जिंकू, जिंकू मतलब जिंक और कॉपर, ठीक है। तो वाटर लॉग कंडीशन में जिंक और कॉपर डेफिशिएंट होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जिंक सल्फेट अप्लाई करना और एसिड फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना। इसके बाद फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन नॉर्मल पॉइंट है। इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं और हमारे पास सॉइल ऐसी होती है जिसमें सैलिन एल्कली की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो बर्न्स बना देंगे और नॉर्थ वाली साइड में हम क्या करेंगे, क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है उनको ग्रो करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी साउथ वाली साइड होगी जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे सॉल्ट्स बर्न में आके इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि ईजिली फिर वहाँ से इवेपोरेट हो सकते हैं, वहाँ पे ईजिली वो स्केप आउट हो सकते हैं। तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो सॉल्ट इंजरी से बच जाएगा। तो ये एक मेथड होता है कि हमें किस तरह से कल्टिवेट करना है, कहाँ पे बर्न बनाना है, किस डायरेक्शन में कल्टिवेशन शुरू करना है। इसके बाद हम अपना जो सॉइल एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट मेथड है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है हमारे पास लास्ट मेथड। इससे पहले हमने कितने मेथड पढ़े थे, रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल में हमने 4 मेथड पढ़ने थे। मैकेनिकल मेथड कंप्लीट है, केमिकल, सॉइल एंड क्रॉपिंग मैनेजमेंट, और लास्ट आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे को हमें यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, फील्ड में सबसे पहले फ्लडिंग कर देते हैं। फ्लडिंग करना मतलब पूरा का पूरा उसको पानी से भर देना, ठीक है। फ्लडिंग कर देंगे और उसमें ग्रीन एल्गे को ग्रो करने देंगे। ग्रीन एल्गे क्या करता है, ये भी एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है नेचुरली, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसका मीडियम थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके बाद हम वहाँ पे FYM भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर, एरेशन, ये भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, and if you really like the video then hit the like button.